स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 260 हासिल करने वाली नेहा ब्याडवाल जी। वेलकम नेहा टू स्टडी IQ और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेहा के बारे में बता दूं तो शी हैज डन हर ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम IIT कानपुर। और जो बाकी की जर्नी है वो हम नेहा से ही जानते हैं, तो चलिए नेहा से बातचीत करते हैं और उनका यूपीएससी का सफर जानते हैं। नेहा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ये जर्नी जो यूपीएससी की है उसके बारे में। Hello everyone, this is Neha Bradwal. I've secured AIR 260 in UPSC CSC 2021. This was my second attempt. So I've done my graduation in economics, both BS and MS in economics from IIT Kanpur itself. I graduated in 2019 and from there on my UPSC journey began. In my first attempt, that is CSC 2020, I could not clear prelims. So I changed my strategy and did a lot of changes. And in my second attempt, I've secured 260 rank and my optional is economics. नेहा, जानना चाहूंगी कि what motivated you for preparing for UPSC CSE? मैम, यूपीएससी तो मेरा बहुत पहले से ही ड्रीम था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जॉब गिव्स अ सोशल रिकग्निशन। तो इनिशियली सबका वो ही एम होता है, बट डाउन द लाइन जब मैं प्रिपेयर करने लगी और जब मैंने सब्जेक्ट पढ़े तो फिर मेरे को और चीजें पता चली कि दिस जॉब इज नॉट just about social recognition. इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं. You work for the people, you come in contact with so many people and you become the help for the society. तो वो ही मेरे लिए डाउन द लाइन एक मेजर मोटिवेशन बन गया बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ रूरल प्लेस. तो मेरा जो रूट्स है वो रूरल ही है. तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे अच्छे से पता है फ्रॉम माई चाइल्डहुड. तो वो ही सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है बिकॉज समटाइम्स वो एक बहुत हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है फ्रॉम द रूरल पीपल. तो जो कनेक्ट होता है वो मिसिंग है. तो तभी मैंने सोच लिया था कि आई वांट टू बिकम दैट ऑफिसर जो कि मतलब लोगों से पहुंच सके एंड बी ऑफ हेल्प. तो वही मेरा मेजर मोटिवेशन था. नेहा, आपने मेंशन किया कि सेकेंड अटेम्प्ट था और पिछले अटेम्प्ट में जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसको चेंज किया और इस अटेम्प्ट में बदलाव देखा भी। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी पहले अटेम्प्ट में जिसको चेंजेस लाए और दूसरे अटेम्प्ट में फिर चेंजेस रेक्टिफाई किए और आप पूरी तरीके से तैयार हैं IAS बनने के लिए? मैंने जब अपनी पहले स्टार्ट किया था तो 2019 में मैंने कोचिंग करी पहले. देन फिर उसके बाद में जब मेरी कोचिंग खत्म होने लगी तब कोविड आ गया. तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट नेगेटिविटीज आई हैड टू शिफ्ट एंड आई हैड टू मेक मूवमेंट्स. तो उसके दौरान मेरे को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई. तो आई कुड नॉट कंप्लीट माई सिलेबस एंड जो मेजर चीजें हैं वो मैं बताती हूँ जिससे मुझे नहीं सफलता प्राप्त हुई पहले अटेम्प्ट में. पहले तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. I did not attempt a lot of test series as well. और उसके अलावा जैसे मैं टेस्ट सीरीज देती थी बट मैं उनको रिवाइज नहीं करती थी. तो दैट वाज माय मेजर मिस्टेक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो सेकंड अटेम्प्ट में व्हेन आई इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं नहीं क्लियर कर पाई तब मैंने ये सारी चीजें कुछ टाइम दिया अपने आप को और फिर रेक्टिफाई करी कि मैं कहाँ मिसिंग है, क्या मिसिंग है. तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या सबसे पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई. मैंने अपने सोर्सेज लिमिट किए क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए. सोर्सेज शुड बी लिमिटेड और उनको ही आप बार बार रिवाइज करो. तो दैट वाज माय मेन स्ट्रैटेजी कि मैं अपने सोर्सेज पहले ही डिफाइन कर लूंगी एंड आई वुड नॉट डिविएट कि कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है. बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, बट उनकी बातों में नहीं आना ही अच्छी बात है क्योंकि आप अपने सोर्सेज खुद ही डिफाइन करिए. फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले सोर्सेज लिख लिए कि ये यही करना है और इन्हीं को रिवाइज करना है मुझे बार बार. उसके बाद में आई जम्प्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर्स बिफोर रीडिंग एनीथिंग, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है. क्योंकि हम पढ़ते तो है सब्जेक्ट बट हम बस पढ़ के रह जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो मैंने फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे. उसके बाद में आफ्टर एनालाइजिंग दैट फॉर आई थिंक 10 years, मैंने 2010 से उठाए थे. तो फिर वो जब पढ़ा फिर आई जम्प्ड ऑन द स्टैटिक पार्ट. जो भी मेरी सब्जेक्ट्स थे वो पढ़े फिर मैंने. फिर उसके बाद में आई गेव अ फर्स्ट रीडिंग. देन उसके बाद में आई अटेम्प्टेड टेस्ट. अब टेस्ट में मैंने क्या किया, इस बार मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए
ऑन वेरी टेस्ट सीरीज। पहले मैंने लिमिटेड दिए थे टू चेक कि मैं मतलब सारे तरह के क्वेश्चंस कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मेरी मेजर मतलब इस बार की चेंजेस थे। मैं यहाँ प्रीलिम्स की ही थोड़ी सी और बात करूंगी कि प्रीलिम्स थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें और इस ईयर का देखें तो बहुत सारे चेंजेस हैं। पैटर्न नहीं चेंज होता है, क्वेश्चंस नहीं चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन को पूछने का ढंग, ये सारी चीजें अब इवॉल्व हो रही हैं। तो कोई भी अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कितने डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितने डायमेंशंस जाने प्रीलिम्स के लिए, ताकि वहां पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको टैकल कर सके अपनी नॉलेज में। बिकॉज आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे लेकिन टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। मैम दिस वाज एक्चुअली रियली नाइस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है अभी सबके लिए। बिकॉज आफ्टर कोविड पैटर्न हैज चेंज, मतलब जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है दैट हैज चेंज्ड। तो जब 2021 में पूछा था, 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, तब दैट वाज अ मेजर शॉक फॉर एवरीवन, क्योंकि एक तो टाइम मिल गया था काफी, तो उसमें उन्होंने फिर पैटर्न क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि क्या चेंज किया उन्होंने। पहले तो हमें ऐसा होता था कि हम सिर्फ याद कर लेते हैं चीजें और हम बस सीधा अप्लाई कर देते हैं एग्जाम में जाके। बट अब ऐसा होता है कि आप याद तो करिए, बट उसके साथ में आप चीजों को समझिए ज्यादा, क्योंकि जो भी बेसिक्स है सारे सब्जेक्ट्स के, अगर आपकी वो क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन दिस ईयर पेपर, आई अटेम्प्टेड दिस ईयर पेपर 2, मतलब घर पे ही। तो उसमें यही था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा कि दिस इज एन इजी क्वेश्चन इटसेल्फ। तो मतलब आप पढ़िए तो वही जो आप पढ़ रहे हैं, बट मतलब उनको आप अच्छे से समझ के पढ़िए कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे सिर्फ पढ़ के छोड़ देना नहीं है। एंड मतलब पुट योर नॉलेज टू टेस्ट ऑल्सो, कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी, प्रैक्टिस किया, पास्ट ईयर पेपर्स देखे, तो वो सब है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप करंट अफेयर्स से बहुत कभी कभार एब्सर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम एग्जाम में उनको देख के पैनिक हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता तो जस्ट लीव देम, क्योंकि फोकस मोर ऑन द स्टैटिक पार्ट, क्योंकि स्टैटिक पार्ट कवर्स योर एटलीस्ट 60-70% ऑफ द पेपर। तो अगर आपको वो क्लियर है तो यू विल इजीली क्लियर द एग्जाम। तो मतलब मैं वही बोलूंगी कि आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। नेहा, पढ़ते तो सब हैं लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इफ यू कैन एनालाइज द गैप अ लिटिल बिट। यस मैम, एंड मैम एक्चुअली गैप आता है व्हेन यू जस्ट रीड द स्टफ फ्रॉम द सरफेस, कि आपने पॉलिटी का एक चैप्टर उठाया एंड यू जस्ट रीडिंग इट और बस याद कर रहे हैं चीजें। बट यू इफ यू आर रीडिंग इट एंड देन यू आर कनेक्टिंग इट टू द करंट अफेयर, जो भी न्यूज में चल रही है चीजें, अगर आप वो कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी न्यूज में है दे विल आस्क क्वेश्चंस उसके अराउंड ही, मतलब उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड ही वो पूछेंगे। तो अगर आप जब पढ़ रहे हो और उसको फिर आप एनालाइज भी कर रहे हो आपके न्यूज़पेपर के साथ में, तो दैट विल बी ऑफ मेजर हेल्प। क्योंकि ये मैं करती थी कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ तो वो मैं न्यूज़पेपर में भी देखती थी कि कोई रिलेटेड चीज है या मैं कुछ समझ पा रही हूँ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो वो एक मेजर चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है इम्प्लीमेंटेशन में। नेहा, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अब मैं थोड़ा सा मेंस पे बात करना चाहूंगी, और आपका ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स, आपका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स था, तो मैं थोड़ा सा ऑप्शनल एज वेल एज GS3 इकोनॉमिक्स दोनों को चाहूंगी आप बात करें। आप दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि आप यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट, बट इकोनॉमिक्स सीम्स टू बी अ हैवक फॉर स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं उनके लिए भी चाहूंगी आप बात करें, और फिर जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है जिनका, उनके लिए। मैम एक्चुअली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बहुत ही वास्ट ऑप्शनल है, बहुत कम ही लोग लेते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ बैकग्राउंड इन इट। बट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ आ गई है तो ये जो ऑप्शन है वो आपको बहुत हाई रिवॉर्ड करेगा। तो अगर हम कंपेयर करें GS और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो बहुत गैप है उनमें, क्योंकि ऑप्शनल रिक्वायर्स टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, चीजों को लेके बहुत सारे मॉडल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स होंगे जो तुम्हें समझ आने चाहिए। बट इन GS यू रिक्वायर मेजरली जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड जो चीजें हैं, वट एवर हैपनिंग अराउंड यू विल कम इन द पेपर, और उसी की अंडरस्टैंडिंग, उसी की कॉन्सेप्ट रिलेटेड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो GS के लिए बिकॉज आई हैड बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, तो मैंने कुछ मेजर नहीं किया था GS के लिए। बट फॉर अदर्स आई कैन टेल कि जैसे आपने NCERTs कर ली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद में देयर इज अ बुक ऑफ बाय रमेश सिंह, तो मतलब दैट कवर्स इंडियन इकोनॉमी फॉर GS कंप्लीटली। उसके अलावा देयर इज ऑल्सो श्रीराम्स नोट्स, जो आप मतलब बस सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा मेजर इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम बजट, सर्वे एंड करंट अफेयर्स। तो जीएस की जो भी इकोनॉमिक्स है, अगर आप करंट अफेयर्स से वेल थ्रू हैं तो दैट इज सफिशिएंट। बट ऑप्शनल में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शनल में देयर विल बी वेरी लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स, बहुत गिने चुने एक आध क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट आल्सो इट्स नॉट प्रेफरेबल बाय द कैंडिडेट्स, बिकॉज वहां पे फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलता। तो मोस्टली जो ऑप्शनल है उसमें आप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड किसी का अगर बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स में तो कोई वरी करने की बात नहीं है, बिकॉज सारे सोर्सेज आर फिक्स्ड इन इकोनॉमिक्स, ये एक एडवांटेज है। और जो भी पास्ट ईयर पेपर्स है, द पैटर्न डज नॉट चेंज। तो जो पिछले साल पूछा गया है या उससे पिछले साल, तो द क्वेश्चंस विल कम ऑन दैट लाइन। तो ये एक बात है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे और जो भी फिक्स सोर्सेज करेंगे और एक बार समझ लेंगे, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। तो अगर और आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या कभी पढ़ा हुआ है, या 11th-12th में तो हम कभी ना कभी तो पढ़ते ही हैं, तो इसलिए अगर आपने ये सब किया हुआ है और एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज वेरी हाई रिवॉर्डिंग, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक मैथ्स। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट यू डोंट। तो वो चीज है। तो नेहा, आप आपकी स्ट्रैटेजी समझेंगे और थोड़ा सा कि इकोनॉमिक्स में और क्या करना है, जिन्होंने ऑप्शनल लिया हुआ है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, और जो भी चीजें हो रही हैं करंट अफेयर्स से कैसे सब्सटैंशिएट करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट आल्सो। मैम, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इफ वी टॉक, तो वो दो पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 इज इंटायरली टेक्निकल, इसमें करंट अफेयर्स का बहुत कम स्कोप होता है। यू कैन पुट एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल आपने किसी थ्योरी में लिख दिया रिलेट करने के लिए, तो वो आपका आंसर को एनरिच कर देगा। और जो पेपर 2 है उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिलेबस है और वो बहुत वास्ट है इन इट इटसेल्फ, तो वो आप अगर आप वो कवर करते हैं दैट इज सफिशिएंट। और जो करंट अफेयर्स है, यू कैन पुट आप एग्जाम्पल्स तो दे सकते हैं, बट बहुत कम आएगा करंट अफेयर्स से। तो मेजरली जो डिफाइंड कोर्स है तो उसी के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। एंड इफ वी कम टू कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो जैसे जीएस में हमारी एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है आंसर का, इंट्रोडक्शन, देन यू कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, जो भी डिमांड है क्वेश्चन की, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। तो हम ऑप्शनल में भी सेम स्ट्रक्चर पे आंसर लिखते हैं, बट आई गिव यू मेजर पॉइंटर्स जो आपको जो बोनस पॉइंट है वो स्कोर करते हैं। तो जब इकोनॉमिक्स से पेपर चेक होता है, तो द पर्सन हु चेक्स लुक्स फॉर डिटेल्स इन ऑप्शनल के पेपर्स। तो इफ यू कैन पुट, जैसे डायग्राम आप बना रहे हैं और आप उसको अच्छे से लेबल कर रहे हैं, जैसे हम कभी कभार हम मिस कर जाते हैं लेबल करना कि किसका डायग्राम है क्या है, तो दैट इज वेरी मतलब लैग फ्रॉम एन एस्पिरेंट साइड। तो आप वो मत करिए, आप अपने डायग्राम्स को अच्छे से वेल लेबल करिए और डोंट एक्सटेंड योर आंसर। जो पूछा है बस वो ही बताइए, ना उसकी बैक स्टोरी ना आगे की स्टोरी, तो बस जो पूछा है वो ही बताइए। पुट योर आंसर्स। और ऑल्सो हमेशा जब भी आपको ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा है इन पेपर 1, हमेशा ट्राई टू पुट 1 or 2 डायग्राम्स इन इट, और मतलब वो आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स देते हैं। एंड ऑल्सो जैसे जीएस में हम लिखते हैं पॉइंट फॉर्मेट में जनरली, टू मतलब फिनिश द पेपर अर्ली, और मतलब सारी चीजें आप कंसाइज वे में लिख रहे हो, ऑल्सो डू दैट इन योर ऑप्शनल। तो ये सारी चीजें जो हम जीएस में करते हैं वैसा ही आंसर राइटिंग में है। और इसके अलावा आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, यू हैव टू इम्प्लाई इट ऑन पेपर 2। तो मतलब आप प्रैक्टिस जरूर करिए, और स्पेशली पास्ट ईयर पेपर्स, वो मेजर सोर्स है इसकी पढ़ाई का। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। तो नेहा, हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करें, पेपर 1 पेपर 2, देयर आर स्पेसिफिक बुक्स जिसको सभी एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए। आपने आपका बैचलर्स मास्टर्स दोनों इकोनॉमिक्स में था, तो क्या वही बुक्स रेफर करनी है? मैम एक्चुअली मेरा, क्योंकि आईआईटी कानपुर एक बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो जब मैंने इकोनॉमिक्स वहां से पढ़ी थी तो इकोनॉमिक्स वहाँ की बहुत टेक्निकल है। इट वाज मोस्टली जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग करी, तो देयर इज प्रोग्रामिंग इकोनॉमिक्स आल्सो। तो मेरे सब्जेक्ट ज्यादा टेक्निकल थे, बट इन यूपीएससी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे बहुत जो मैंने नहीं पढ़े थे, जैसे पब्लिक फाइनेंस हो गया, जनरल फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे there's also some other topics as well। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, and the major section, the paper 2 of optional, I did not read it at all, क्योंकि हमारे उसमें ऑफर ही नहीं हुआ था वो कोर्स, इंडियन इकोनॉमी। तो
और इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ इज द पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल, तो वो एक मेजर वो था जो मुझे टैकल करना था, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्चुअली लर्निंग अ लॉट ऑफ डेटा. तो मेरे अपार्ट फ्रॉम माई नॉलेज आई हैड अंडरस्टैंडिंग कि ये मुझे पता था इकोनॉमिक्स क्या है, आई कुड अंडरस्टैंड जो भी मॉडल्स हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पढ़नी पड़ी थी. ऑलमोस्ट आई वुड से 60% ऑफ द सिलेबस आई हैव टू रीड फॉर यूपीएससी. तो वो मैंने अपने ग्रेजुएशन में नहीं किया था. तो मतलब बट दैट्स डिफरेंट फॉर द कोर्सेज ऑफर्ड इन अदर कॉलेजेस लाइक डीयू. तो वहां पे मतलब और भी कोर्सेज ऑफर करते हैं विच आर वेरी रेलेवेंट फॉर यूपीएससी. सो डू यू सजेस्ट कि वही बुक्स जो ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स में वही बुक रेफर करनी चाहिए? देयर आर फ्यू बुक्स जो ओवरलैप करती हैं, जैसे कि देयर इज बुक आहूजा's माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम एंड फ्रोयंस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम उसमें भी पढ़ते हैं, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं. बट देयर आर अदर बुक्स एज वेल जो कि हम सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं तभी वी कम अक्रॉस दैट. तो मतलब आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो तो आप यूज करते ही करते हैं, एंड सम बुक्स फ्रॉम दैट, और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स और उसके अलावा भी और भी बुक्स हैं जो आप सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं. तो आपकी नॉलेज तो डेफिनेटली हेल्प करती है, बट यू हैव टू रीड अ लॉट ऑन इट. सो तो क्या जो ऑप्शनल के लिए बुक्स रेफर करनी है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए होकर, उसको आप बता सके जो आपने रेफर किया? देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, जैसे कि if because paper 1 itself is divided into 6 sub subjects. तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, उसमें मैंने एच.एल. आहूजा's माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर करी थी. फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स आई रेफर टू अगेन एच.एल. आहूजा's मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फ्रोयंस मैक्रो इकोनॉमिक्स. And for public finance, I refer to Musgrave and Musgrave's public finance. Then I come to international economics that was covered by in Salvatore. There is book by Salvatore for international economics. And uske alawa there are 2-3 books I'm missing, but that I'll share later. But I'm missing 2-3 books, but these are the major books. And if you just simple Google, there are many toppers blogs. For example, Anurag Kumar's blog and Abhijit Sinha's blog, which you मतलब एवरी इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट शुड रेफर टू, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह लिख रखी है, बुक्स लिख रखी है. तो मैंने आई इटसेल्फ रेफर टू दैट. तो वहां पे जो भी बुक्स है बस वो ही मेजर बुक्स है. तो जो भी एस्पिरेंट है वो उनके ब्लॉग्स को रेफर कर सकते हैं फॉर सोर्सेस. नेहा, थोड़ा सा आपका पर्सनालिटी टेस्ट का एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे. हाउ वाज इट? मैम, इट वाज एक्चुअली वेरी कॉर्डियल. मतलब अगर मैं अपने मॉक्स और अपने एक्चुअल इंटरव्यू की बात करूँ तो माय एक्चुअल इंटरव्यू वाज वेरी प्लेजेंट, एंड इट वाज द इंटरव्यूई एंड द चेयरमैन वाज वेरी नाइस. मतलब दे गिव यू टाइम, आपको अच्छे से सोचने का टाइम देते हैं. दे गिव यू टाइम टू एनालाइज. मतलब अगर आप पैनिक भी कर रहे हैं तो दे आपको टाइम देते हैं वो कि आप डोंट पैनिक एंड मतलब अच्छे से सोचिए. एंड वो आपको बहुत कीनली सुनते हैं. और मैंने एक्चुअली बहुत एटलीस्ट मैंने 6-7 मॉक दिए थे बिफोर अपियरिंग, क्योंकि आई हैड 1 मंथ. तो मैंने इतने सारे मॉक दे लिए थे, तो एक्चुअल इंटरव्यू के पहले मेरे में जो नर्वसनेस थी वो कम हो गई थी, काफी कम. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज काम. अगर आप कॉन्फिडेंट और काम है तो बस वो ही चाहिए इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बस वही चाहिए. यू डोंट नीड एक्स्ट्रा नॉलेज. मतलब पढ़ा हुआ तो आपका सब कुछ है ही, एंड दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी. तो उसमें आपको कामनेस, आपको प्लेजेंट एंड स्माइल अ लॉट. तो मतलब यही एक मतलब इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं. नेहा, कुछ क्वेश्चंस अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, यू थिंक कि वो आपके इंटरव्यू का हाई पॉइंट था, कैसे टैकल किया उसको, कैसे आंसर किया? मैम, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे सिंस मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है तो मेरा इंटरव्यू भी मोस्टली अराउंड इकोनॉमिक्स ही था. मतलब ऑलमोस्ट 80% जो मेरा इंटरव्यू था वो इकोनॉमिक्स के अराउंड था. तो and since I had masters in economics, so they expected a lot from me on technical side. तो जो भी मतलब recently उस टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे RBI gave its decision of changing repo rate. तो मेरे क्वेश्चंस उसी के अराउंड रिवॉल्व किए थे, एंड द हाई पॉइंट वाज दिस ओनली बिकॉज आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल. कि वो उन्होंने मुझे डिफरेंट डायमेंशन पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन इंडस्ट्री, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन अस, ऑन बैंक्स, एवरी मतलब ऑन फॉरेन एक्सचेंज. तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे पूरी
मतलब हर डायमेंशन में पूछी थी एंड आई आंसर देम करेक्टली एंड मतलब वो मेरे को वो आंसर देके मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन भी था एंड आई कुड सी दैट सेटिस्फैक्शन ऑन देयर फेसेस एज वेल, तो दैट वाज माय हाई पॉइंट कि आई कुड जस्टिफाई माय नॉलेज। सो नेहा, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम स्टडी आई केम टू नो स्टडी आईक्यू अ लॉट लेटर देन अदर्स, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन देम जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी गूगल बाय सिंपल सर्चिंग, तो आई केम अक्रॉस स्टडी आईक्यू के वीडियोस। तो मतलब उनका सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि दे यूज टू अपलोड वीडियो एवरी 1 आवर एवरी 2 आवर, तो जो भी करंट न्यूज में चल रहा है वो उसको तुरंत अपलोड कर देते थे, मतलब एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। तो अगर तो कभी ऐसा होता था मैं ड्यू टू सम रीजन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती थी, तो आई यूज्ड टू रेफर टू स्टडी आईक्यू के वीडियोस कि उन्होंने तो कवर कर ही लिया होगा न्यूज को। तो उस तरह से आई यूज्ड टू रेगुलरली सी देयर वीडियोस जब भी मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था टू एनरिच माई नॉलेज, टू रिवाइज। तो उस मेरे को मेजरली करंट अफेयर्स में काफी हेल्प मिली थी इवन ड्यूरिंग माई मेंस। तो उन्होंने वो अच्छे से स्टडी आईक्यू अच्छे से कवर करते हैं सारी चीजें ऑन मेंस पर्सपेक्टिव एवरी न्यूज, तो उस तरह से मुझे काफी हेल्प मिली उनकी। Neha, very glad to know that we've been part of your success story, and thank you so much for joining us in this interview session, sharing your experience, insights. We wish you good health, good luck. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।